ये टॉपिक को स्टार्ट कर लिया है ना, कि भाई डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं और वो लोग कहाँ पे सिचुएटेड है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, तो यहाँ पे हमने और ये डी ब्लॉक के जो प्रॉपर्टीज होती है वो देखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबकी देख ली है, और ये पूरा हाईलाइट आपके सामने है। क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग है, क्यों है वो भी हमने समझ लिया है। और आगे भी देखेंगे कि भाई थर्ड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने स्टडी की हुई है। जनरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हमने देखा था कि भाई उसकी प्रॉपर्टी के अंदर पहले मेल्टिंग पॉइंट लिया, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डक्टाइल मेलिएबल, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टलिक लस्टर है वो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है। अब मेल्टिंग पॉइंट की भी बात हमने ऑलरेडी कर दी है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। दोस्तों ये यस, वेरिएशन इन, हाँ, एटॉमिक साइज। दोस्तों हमें पता है कि इन पीरियोडिक टेबल इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, यस और नॉट? यस। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके डी ब्लॉक की बात हो रही है, उसकी 3D की बात हम ज़्यादा सोचते हैं अभी के लिए। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया स्कैंडियम, टिटेनियम, फिर आया कौन, वेनेडियम, फिर आया कौन, क्रोमियम, फिर आया कौन, मैंगनीज, फिर आया कौन। तो दोस्तों अब देख सकते हो कि इसकी भी प्रॉपर्टी जो है, साइज जो है वो स्लोली स्लोली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ये उसका जो हम बोलते हैं साइज इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल डिक्रीज। अब यहाँ पे उसका रीज़न क्या हो सकता है, लेकिन हाँ दोस्तों, जो ये मेन ग्रुप है एस एंड पी ब्लॉक, मेन ग्रुप माने जाते हैं, मेन ब्लॉक माने जाते हैं। तो उसके अंदर जैसा सिचुएशन हमें दिख रहा है, जैसा सिचुएशन इसके अंदर दिख रहा है, उसकी अगर मैं बात करूं आपको, तो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ये बहुत बड़े हैं, फिर इसमें पी में बहुत जल्दी से वो डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट डिक्रीज तो हो रहे हैं, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहे हैं। अब उसका रीज़न क्या होगा, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है, ये आपका एटम है, कोई भी एक एटम ले लो, ये मेटल वाला, तो ये आपकी ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि 4s की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो भर गई है, लेकिन जब 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, किस में, 3D में, तो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन वो 3D में ऐड होते हैं। 4s भर जाने के बाद यहाँ पे, क्योंकि आपने ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ भले ही आपका डी ब्लॉक आया हो, लेकिन यहाँ पे जो दो एटम भरे हैं, पोटेशियम एंड कैल्शियम, वो 4s में उसके इलेक्ट्रॉन गए हैं। अब जो जा रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, अंदर की डी ऑर्बिटल में, 3D में।
इनर डी ऐसा भी बोल सकते हो। और इसीलिए उसका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड द न्यूक्लियस इज मोर, और ड्यू टू दैट व्हाट हैपन दोस्तों, यस साइज विल डिक्रीज साइमेंटलसली। नाउ ये रीजन आ गया उसका, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है वो। अब ऐसी ही बात हमारा ये 3D वाला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जो साइज है वो फर्स्ट ट्रांजिशन से थोड़ी बड़ी होगी होगी यस, वहां पे भी डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसकी साइज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। अब थर्ड की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों थर्ड की जो सीरीज होती है उसमें कुछ अलग दिखाई दिया हमें। क्या अलग दिखाई दे रहा है कि भाई उसकी साइज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की साइज वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रही है, देख सकते हो ना आप। ये मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं वो ये थर्ड और सेकंड सीरीज ट्रांजिशन, मतलब उसको हम बोलेंगे 4D एंड 5D के ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहे हैं। अब उसका रीजन उन्होंने क्या दिया होगा आपको नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह भी हमें चाहिए। चलो, ये तो पूरा आप जानते ही हो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री वगैरह। यस सर, वी आर अवेयर फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, और वो बिल्कुल सही बात है, अवेयर रहना ही चाहिए। अब ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ गया और उसके अंदर आपको पता है ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये डी ब्लॉक हो गया आपका बीच में। जब यहाँ पे मैंने डाले इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से जिंक के लिए, तभी इसके अंदर मुझे Y से CD तक मिले, और फिर यहाँ पे कुछ मुझे लेंथेनम से कुछ मिला मर्क्यूरी, और यहाँ पे एक्टिनियम से मिला CN। तो ये सारे एलिमेंट जो मुझे मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो समझ में आया, CN VN कुछ भी जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने जो रीड लाइन की है ये कुछ अलग है। क्योंकि सर ये जब आपने एलिमेंट ये S ब्लॉक में फिलअप कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फिलअप करने के बाद लेंथेनम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, बाकी के 14 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं 4F में, और ये उसके बाद किस में आएंगे 5D में। ये 3D वाला है, ये 4D वाला है, ये 5D, और ये 6D वाली ये सीरीज है। चलो ये कुछ समझ में आया। यस, और ये जो एक्टिनियम है उसके बाद वाला जो है वो 5F में जाएगा, किस में जाएगा 5F में दोस्तों। इसीलिए हमें ये पता चलेगा कि अब लोचा क्या हुआ कि सर ये जो Y वाली सीरीज है, मतलब 4D वाली सीरीज है, उसकी साइज और 3D की साइज में तो डिफरेंस है, लेकिन 4D एंड 5D की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है। तो उसका रीज़न ये कौन है, लेंथेनॉइड सीरीज है। ये कौन है, लेंथेनॉइड सीरीज। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है क्या है यहाँ पे, ये लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से। अब ये लेंथेनॉइड हमें डिस्टर्ब कहाँ करेगा बेचारा, कितना सीधा साधा है। 2 3 4 5 6,
क्योंकि ये है 6th ऑर्बिट में 6s 5d एंड 4f। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट आए 1 और 2, उसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे? 6s में। फिर हमने लेंथेनम का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डाला? 5d में। उसके बाद के 14 एलिमेंट जो थे 1 से 14, वो सब 4f में गए, और विच इज़ वेरी नियरर टू द न्यूक्लियस। इसीलिए इसकी साइज बढ़ती थी, लेकिन ये इतना नज़दीक है कि न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से इसकी साइज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी। लेकिन ये 3D अकॉर्डिंग 4D तो बढ़ी, लेकिन 5D ऑलमोस्ट कैसी रही? सिमिलर रही। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये हुआ किसकी वजह से? 4f की वजह से। और 4f जो सीरीज है वो किसकी सीरीज है? लेंथेनाइड की सीरीज है। इसीलिए उसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होगा? क्योंकि उसकी वजह से ये श्रिंक हो रही है साइज इसकी, और इसीलिए ये छोटी हो गई। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक की बात जो है, हम अभी थोड़ा सा टॉपिक को रीड करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो, बी रेडी। इन जनरल आयन ऑफ द सेम चार्ज in given series show progressive decrease in radius which increase in atomic number, yes or not? हाँ दोस्तों, जैसे जैसे ये इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, वैसे वैसे डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर टू द डी ऑर्बिटल each time the nuclear charge increase by unity। धीरे धीरे से जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो सारे एलिमेंट में वो 3D में जा रहा है, और वो इनर 3D है जो न्यूक्लियस से नज़दीक है। इट मे बी रिकॉल दैट द शील्ड the shielding effect of the d electron is not that effective। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसीलिए इसकी शील्डिंग इफेक्ट कम हो गई। Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increase and the ionic radius decrease। कुछ समझ में आ रहा है? यस भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और आयोनिक रेडियस कम हो रहा है। द सेम ट्रेंड is observed in the atomic radii of a given series. However, the variation within the series is quite small. An interesting point emerges when atomic size of one series are compared to those of the corresponding element in the other series। अब एक सीरीज को हम दूसरी सीरीज से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। The curve in figure 8.3 show the increase from the first 3D to the second 4D series of element, but the radii of third means 5D series are virtually the same as those of the corresponding member of second series, मतलब 4D series। दोस्तों, ये ने क्या बताया, समझ में आया? आगे जा रहे हैं। दिस फिनोमिनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f। अच्छा, इंटरवेंशन कर रहा है 4f? यस, विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट बिगिन। द फिलिंग ऑफ 4f before 5D orbital results in a regular decrease in atomic radii is called a lengthenoid contraction। उसको आप लोग क्या बोलोगे? lengthenoid contraction, which essentially compensate for the expected increase in the atomic size with increase in the atomic number।
वैसे जनरली ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप 3D में से 4D का सोच रहे हैं और 4D से 5D का सोच रहे हैं, तो इन द ग्रुप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। द नेट रिजल्ट of the lengthenoid contraction is that the second and the third D series exhibit similar reading। दोस्तों इसीलिए आपको ये ग्राफ भी पता चलेगा कि ये ग्राफ 8.2 है ना? नो, ये 8.3। ट्रेंड इन एटॉमिक रेडी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ग्रीन वाला जो है वो 3D है, ये ब्लू वाला जो है वो 4D है, और ये ब्राउन वाला जो है वो 5D है। आपने देखा कि यहाँ पे 3D और 4D की जो साइज है, रेडियस है, उसमें डिफरेंस ज़्यादा है, दिख रहा है ना इसमें। लेकिन ये दोनों देखो, ये दोनों तो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है ये। तो यहाँ पे जो 4D और 5D सीरीज है उसके एलिमेंट्स की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग ये वर्ड को भी ज़्यादा ध्यान में रखोगे तो दोस्तों मज़ा आएगा। क्लियर है ये? इसको अच्छे से समझा करो दोस्तों। सो एंड द सेकेंड एंड द थर्ड सीरीज और ऑल्सो जो सिमिलर किसकी है, ZR160 है, और हाफ नियम जो है वो क्या है, ये और ये मिल रहा है हमें यहाँ पे, समझ में आया? एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मच मोर दैट देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप। ये थोड़ा सा फैमिली मेंबर के रिलेशनशिप से मिलता जुलता है और थोड़ा सा सिमिलर मिल रहा है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज somewhat similar to the observed and the ordinary transition series and is attributed to similar cause. For example, the imperfect shielding shielding of one electron by another in the same set of orbital. Ready? However, the shielding of, ये underline करो, shielding of one 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, एक 4f का इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन से जो शील्डिंग असर देता है इज लेस देन दैट ऑफ 1d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। दोस्तों डी से डी का जो शील्डिंग इफेक्ट मिलता है आपको, डी के इलेक्ट्रॉन से डी के इलेक्ट्रॉन का, उससे 4f के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम मिलता है। एंड एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अलोंग द सीरीज के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन अ साइज ऑफ द एंटर 4f ऑर्बिटल। दोस्तों यहाँ पे ये सीरीज की बात कर रहे हैं, ये इसका जो साइज है वो होता रहा है डिक्रीज, लेकिन फेयरली डिक्रीज हो रहा है 5D को। द डिक्रीज इन अ मेटालिक रेडियस कपल विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन अ जनरल increase in the density of this element. Thus the टाइटेनियम कॉपर, टाइटेनियम से कॉपर की ओर जाएंगे तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अ डेंसिटी। तो दोस्तों ये पैराग्राफ जो आपको दिखा दिया वो पैराग्राफ ये नीचे वाले टेबल के अकॉर्डिंग है। डेंसिटी की बात की है, इसने टाइटेनियम से कॉपर तक बढ़ रही है, तो चलो ये डेंसिटी का इसका जो प्रॉपर्टी है ये टेबल में, ये लास्ट है
ये 4.1 था टिटेनियम का, वो बढ़ के कितना हुआ 8.9। आपको शायद ये क्वेश्चन हो सकता है इससे इसका क्या लेना देना। दोस्तों हम बता रहे हैं कि आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है, और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा और मास तो स्लोली स्लोली इंक्रीज ही हो रहा है ना ऐसे जाने से, तो क्या होगा दोस्तों, डेंसिटी स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो मास भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए मास बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ रही है। ऐसा इन्होंने ये वॉल्यूम के साथ डेंसिटी को कंपेयर करके आपको समझाया है। चलो आगे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट 8.2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। दोस्तों ये कौन है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये है एटॉमिक नंबर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये m मतलब न्यूट्रल एटम, m मतलब कौन, न्यूट्रल एटम, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर की कुछ तरह से एक्सेप्शनल केसेस में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो रेडी है दोस्तों। हाँ, ज़्यादा डार्क हो रहा है ऐसा लग रहा है ना, लेकिन इतना डार्क नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ये ग्रीन हो गया। हाँ चलो 3d1 एंड 4s के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या मिल रहा है आपको, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ये जो आपको m+1 m+2 और m+3 दिया, तो एक चीज़ तो आपको पता है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन 2 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो किस में से गया, 4s में से गया। अब ये +2 बना, तो अगर 4s में होगा तो उसमें से जाएगा, नहीं होगा तो d में से जाएगा, और तीसरा जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही आपके एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से रिमूव होते हैं, फिर 3d में से होते हैं। ये एक चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये क्या है एटोमाइजेशन, दोस्तों ये मेटल्स होते हैं, और मेटल के अंदर आप देखोगे तो पूरे जो क्रिस्टल होता है, वो पूरा क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, पूरे क्रिस्टल के अंदर हाँ सारे Fe के एटम्स होते ही हैं। अब इसको कुछ इतनी एनर्जी दी जाए क्या, कि जिसकी वजह से ये Fe एक एटम के फॉर्म में रिमूव हो जाए। तो ऐसे स्कैंडियम से जिंक तक के सारे एलिमेंट का चेक किया कि ये एटम में कन्वर्ट गैसियस फॉर्म में करना है, तो देख सकते हो आप लोग कि क्या हुआ, कि इसमें इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, यस, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ये रेशियो आपको जो मिल रहा है वो बहुत ही ऑड है, बढ़ना कम होना। तो ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड है, जितना ये जो आपके Fe और Fe के बीच में जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा,
जितना Fe और Fe के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, यस, एटोमाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसा समझना पड़ेगा आपको कि भाई वेनेडियम है तो उसका सबसे ज़्यादा है एटोमाइजेशन एनर्जी, तो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन जो है उसका वो सबसे ज़्यादा होगा। अब आगे जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा आई एच एंड डेल्टा आई एच। यहाँ पे 1, 2 और 3 लिखा तो इसको बोला जाता है डेल्टा आई एच 1, जिसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़रूरी एंथैल्पी। अब दोस्तों स्कैंडियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, टाइटेनियम में से करना है, सब में से धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो रही है देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया है, बाकी सब में क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आएगी ये वाली, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते होंगे इसमें भी आपका जो ये कॉपर है, कौन भाई, यस क्रोमियम, तो देखो उसके अगल बगल वालों से ये बढ़ गया, 1509 और 1414 है तो 1592, और ये देखो 1958 है कि नहीं है। तो क्या देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बता देता हूँ। क्रोमियम का कौन सा था, 4s1 3d5 था। अब क्रोमियम प्लस हुआ तो ये चला गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 में से निकालना है और वो हाफ फिल है, मोर स्टेबल है, Cu 4s1 3d10। तो चलो अब क्या होगा, Cu+1 बनेगा, तो ये चला गया, तो D10 है, और D10 है तो क्या होगा दोस्तों, यस, अगर ये D10 है तो हमें इतना मिलेगा कि भाई फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और बढ़ गई। चलो अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दूसरा तो निकाल दिया सबका, अब तीसरा, ओहो हो बहुत बढ़ रही है, देखा ना आपने। इससे तो हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं, डेल्टा आई एच 1, डेल्टा आई एच 2 एंड डेल्टा आई एच 3 का जो रिलेशन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उसकी साइज कम होगी तो और ज़्यादा एनर्जी देके दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, और तीसरे में और ज़्यादा एनर्जी देके तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। अब दोस्तों Mn की बात हो रही है। Mn की बात के अंदर हमारे पास यस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये देखा अगल बगल वालों से इसमें ज़्यादातर दिख रहा है Mn में, और ऐसा ही जिंक में दिख रहा है। उसका रीज़न क्या होगा, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d5 और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d10। अब +2 बन गया है तो ये दो चले जाएंगे, यस और नॉट। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन अब रिमूव करना है इसमें से तो वो किस में से जाएगा, 5d में से, और इसमें से तीसरा निकालना है तो 3d में से, लेकिन वो दोनों कैसी हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो दोस्तों क्लियर हो गया, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये लास्ट वाले जो तीन हैं, कौन, निकल, कॉपर और जिंक, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ज़्यादा बढ़ोतरी होने का रीज़न भी यही है कि वो ज़्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। चलो अब आ रहा है, चलो समझ में आया दोस्तों,
अब आ रहा है कौन, मेटालिक और आयोनिक रेडिस। ये M का मानोगे तो मेटालिक होगा, M+2 का आयोनिक, M+3 का आयोनिक। चलो M का देख रहे हैं 164, 47, 35, 29, 31, ये थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे, Mn में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, सही है ना। हाँ, ये क्यों हम हाईलाइट वगैरह कर रहे हैं पता है, कभी कभी हमको इसके अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे क्या हुआ, Mn में बढ़ा और जिंक में बढ़ा। देखो, क्योंकि उसकी d ऑर्बिटल हाफ फिल और फॉरेस्ट 2 था, इसमें d ऑर्बिटल फुल फिल और फॉरेस्ट 2 था, इसीलिए इसका मेटालिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेटालिक रेडियस बढ़ रहा है। चलो M+2 तो 79, 82 एंड 82, 77, 74, 70, 73 एंड 75, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है सबका। फिर लास्ट आता है M+3 तो 73, 67, 64, 62, 65, 65, 61 एंड 60, तो क्या मिल गया इसका, यस ये भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोस्तों ये, M+2M की वैल्यू देख सकते हो आप, स्लोली स्लोली लेस नेगेटिव मतलब इंक्रीज हो रही है, मतलब रिड्यूक्शन पोटेंशियल इनका बढ़ रहा है ऐसा बोल सकते हैं, और इसीलिए उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, सो दे कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आगे जा रहे हैं +3+2 वाला, वो भी वो हो रहा है, लेकिन उसमें वेरिएशन ज़्यादा मिल रहा है। ये देखो कि आपके ऐसे भी इसमें मेटल्स है कि जिसका +3+2 वाला जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव मिल रहा है, तो ऑल्सो they can convert +3 to +2 in oxidation state easily. So the stability of +2 is higher in this kind of compound. Now डेंसिटी तो क्लियर हो गई है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पे पूरा टेबल एक्सप्लेन करने के बाद एकदम क्लीन पेज आपके सामने आया है, तो उसमें भी हम थोड़ा सा रीड वगैरह करके भी आगे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो, चलो तो इसीलिए इसका जो हमने बता दिया पूरी चीज़, वो सारी चीज़ इसमें है, जितना एक्सप्लेन हमने यहाँ पे किया है ना दोस्तों अभी, वो सारी चीज़ इसके इसमें दिखाई देता है। चलो इसीलिए हम इसको टॉपिक वाइज रीड नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो लास्ट यहाँ पे ये पैराग्राफ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा रीड करना ऐसा लग रहा है कि देखो, कॉपर, निकल एंड जिंक, ये कौन है, लास्ट तीन, indicate why it's difficult to obtain oxidation state greater than 2 for this element। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, यस कि भाई हमें ये सबके +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने का डिफ़िकल्ट क्यों है, तो उसका रीज़न भी यही है। ऑल्दो ionization enthalpy give some guidance concerning the relation relative stability of oxidation states. This problem is very complex and not amenable to ready generalize। चलो अब आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक।
दोस्तों जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने पूरा जो थियरम था वो टेबल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया, तो आपको भी टेबल के अकॉर्डिंग ही उसको एक्सप्लेन करना है। रेडी? One of the notable feature of the transition element is great variety of oxidation state compound to the least common oxidation state of the first row transition series। हमें यहाँ पे सिर्फ ये फर्स्ट रो की ही बात करनी है। चलो रेडी? रीड द टॉपिक फर्स्ट। चलो आप देख सकते हो यहाँ पे। चलो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? चलो अभी दोस्तों ये ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ये दिखाई दे रहा है ऐसा एक ट्रेंड आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में, और वो भी डी ब्लॉक की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, कहाँ जाओगे? लेफ्ट टू राइट जाओगे, स्कैंडियम टू जिंक जाओगे, तो आपका जो ये ट्रेंड दिख रहा है कौन सा वाला? यस, ये वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो मैक्सिमम इंक्रीज होके ये मिडल पार्ट ऐसा मिल रहा है Mn का कि जिसमें +7 मैक्सिमम होता है, फिर वापस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये एक स्पेसिफिक रीज़न भी है दोस्तों इसका। किसी भी आयन का, एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड किया जाता है मैं बताता हूँ दोस्तों। द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 23। सो व्हाट हैपन? 4s2 3d1। अब स्कैंडियम क्या करेगा? अगर +1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा, +2 होगा तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा, और +3 होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और बच जाएगा कौन? आर्गॉन। और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। इसीलिए स्कैंडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बनता है। क्लियर दोस्तों? कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस, ईशा को ही समझ में आ रहा है। अब बाकी जो है टाइटेनियम जो है, टिटेनियम की अगर मैं बात करूं तो टिटेनियम का
आर्गोन था, 4s है ना, 4s और 3d। तो टिटेनियम का 4s 2 3d2 था। अब टिटेनियम +1 बनेगा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वो +1 बन ही नहीं सकता क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ही नहीं होगी वैसे, इसीलिए वो +2 बना। देखो ये है ना +2, चलो ये रहा +2, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो पूरा 4s ही निकल गया। अगर वो +3 बनेगा तो एक जाएगा किस में से, 3d में से, तो ये +3 मिला। और अगर वो +4 बन गया तो ये d भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर्गोन। तो दोस्तों ऐसा ही वेनेडियम में +5, क्रोमियम में +6 और मैंगनीज में +7 मिलता है, क्योंकि मैंगनीज के अंदर 3d में दो और सॉरी 4s और 3d में 2, 1 2 3 4 एंड 5, वो किस में मिलता है हमें, यस वो मिल रहा है हमें इसमें 3d में। अब Mn +2 होगा तो ये दो चले जाएंगे, है ना, ये +2, +3 होगा तो ये दो तो गए, एक 3d में से जाएगा, +4 होगा तो ये दूसरा जाएगा, +5 होगा तो ये तीसरा जाएगा, +6 होगा तो ये चौथा जाएगा, +7 होगा तो पूरा D और S वो दोनों खाली हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 तक मिलते हैं। तो सर अब आया कौन, Fe। Fe तो सर 26 है, तो उसमें आपको +8 मिलना चाहिए, यस और नॉट, 4s 3d। लेकिन दोस्तों इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि Fe के आउटर शेल के अंदर 4s और 3d में से अब 4s का तो ये पेयर निकल सकता है, लेकिन 3d की ऐसी पेयर वाली ऑर्बिटल निकल नहीं सकती, और इसीलिए इसको आप स्पेसिफिकली भी हाईलाइट करो क्योंकि वो नहीं निकलेगी जनरली। इसीलिए ये मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पसेस करता है, तो ये +2 +3 +4 आया ना सब कुछ। देखो ये दो जाएंगे तो +2 +3 +4 और ये दोनों चले जाएंगे तो +6। तो Fe जो है वो +2 +3 +4 और +6 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। आगे जा रहा है कोबाल्ट, तो +4, निकल +4, कॉपर +2 एंड जिंक +2। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इतने इतने मिल रहे हैं। और इसमें जो बोल्ड दिख रहा है ना, बोल्ड बोल्ड वो जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ज़्यादातर उसी के ही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बनते हैं। आपने देखा है KMnO4, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है इसमें, तो ये ज़्यादा बनता है। MnO, MnO2, Mn2O3, तो ये +2, ये +4, ये +3, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले Mn के कंपाउंड हो गए। Fe के अगर देखोगे, FeO, Fe2O3 +2 और +3 वाले, जैसे इसको डार्क बताया ना, डार्क वही ज़्यादा मिलते हैं, 4 और 6 बहुत ही कम प्रोपोर्शन में मिलते हैं, बाकी तो आप लोगों को पता है। क्रोमियम की बात करूँ मैं, K2CrO4 K2Cr2O7 दोनों में इसका +6 होता है, CrO3 वो भी +6 है। तो हमको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि ये +6 बनता है, और कभी कभी +3 के मॉलिक्यूल भी बना लेता है। तो ये ज़्यादातर मिलने वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसकी, ये स्टेबल भी बोल सकते हो आप। क्लियर, यस दोस्तों। अब हम ये टॉपिक को रीड करके आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे दोस्तों। पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनना, और आप
हो ऐसा मुझे एहसास होना चाहिए। अलाइव हो, अलाइव। द एलिमेंट्स, अभी भी नहीं समझे। तो बी अलाइव दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा हूं और बाकी सब लोग क्रिकेट देखने या खेलने चले गए हैं। चलो, द एलिमेंट which give the greatest number of oxidation state। अब आप ये पूरी चीज ध्यान में रखें, मैं इसको रीड कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। occur in or near the middle of the series। manganese for example exhibit all the oxidation state from +2 to plus, yes, +2 to +7। किसकी है ये? मैंगनीज की। चलो आगे जा रहे हैं हम। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड स्टेम फ्रॉम द आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन और लॉस और शेयर। दोस्तों, ये कम कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पसेस करते हैं? क्योंकि उसके पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज करने के लिए या तो शेयर करने के लिए। इसीलिए ये बेचारे दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 तक ही जाते हैं। और यहाँ पे देखो, टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रीज़न हो सकता है कि इसमें कभी कभी क्या हुआ कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो भी उसका डी ऑर्बिटल, डी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। हैंस फीवर फ्यूअर ऑर्बिटल अवेलेबल इन विच शेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर ये पेयर्ड रहता है तो शेयरिंग नहीं कर सकता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विद द अदर फॉर हायर वैलेंस दे आर Zn एंड Cu। तो ये तीनों, ये आगे वाले स्कैंडियम एंड टिटेनियम की बात की और अब कॉपर और जिंक की बात की। दस अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम टू तो दिखता ही नहीं स्कैंडियम में, इज वर्चुअली अननोन। यहाँ पे स्कैंडियम में +2 है? नहीं सर, ये तो सिर्फ +3 ही है। एंड टिटेनियम +4 वो है, इज मोर स्टेबल। and titanium +4 is more stable than titanium +3 and 2। वो तो आपको दिख रहा है कि ये जो 4 है वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल है। एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2। नो डी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व। अब देखो, मैंने आगे भी बताया आपको ये ऐसा क्यों बना। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि इसमें इसके ये 4s के इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन 3D ऐसा का ऐसा है, इसीलिए ये +2 से ज़्यादा नहीं बनाते। ये क्लियर हुआ? आगे जा रहे हैं। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी corresponding the value of sum of the S and D electrons up to manganese। दोस्तों, मैंगनीज तक ये ऐसे ही क्या रहता है? यस, एस और डी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग मैंगनीज तक जाओगे तो वो इंक्रीज ही होती है। जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल आपको समझाया है ना यहाँ पे, सर ऐसा कितना खराब लिखा है ये। डू यू नो TiO2 टिटेनियम ऑक्साइड, लेकिन टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसीलिए उसको IV लिखा यहाँ पे। वेनेडियम O2 VO2, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा है सिर पे। अब V का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम फाइंड करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा।
तो यहाँ पे 5 लिखा है ऐसा V करके। तीसरा CrO4-2, आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फाइंड करके, तो +6 मिलेगा एंड दैट इज Vi। और एक आएगा MnO4-, तो इसका 7 + 7 ही निकलेगा, तो ViI ही यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों यही है कि ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो सबसे बड़े बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, टिटेनियम का +4, वेनेडियम का +5, क्रोमियम का +6 और मैंगनीज का +7, फॉलोड बाय द रादर abrupt decrease in a stability of higher oxidation state। समझ में आ रहा है ये? अब्रुप्ट मतलब एक्सीडेंटली डिक्रीज इन, यस इसका मीनिंग आप लोग लिख लेना, accidentally decrease in stability of higher oxidation state. So that of the typical species to follow are Fe222। ये तो है ना पता, Fe2 and 3, तो ये +2 and +3 मिलता है। दूसरा कॉपर भी +2 +3, निकल +1 +2, कॉपर का +1 and +2 एंड जिंक का +2। दीज आर द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो ये सब के बाकी के यहाँ के Fe से स्टार्ट कर लिया उन्होंने, तो वो क्या है, स्टेबल है। जो डार्क रो से लिखे हैं वो सब सिर पे चढ़ा दिए, दिख रहा है बोल्ड किया है वो। द वेरिएबिलिटी ऑफ oxidation states, the characteristic of transition element arise out of incomplete filling of d orbital। क्यों ऐसा हो रहा है? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ते हैं उतना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है डी के अंदर, जितने अनपेड बचेंगे। in such a way that their oxidation states differ from each other by unity। for example वेनेडियम 2 3 4 5, दोस्तों ये वेनेडियम जो है वो +2 +3 +4 एंड +5 तक जाता है, ये टेबल में भी पता चल जाता है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली डिफर बाय द यूनिट ऑफ 2। कभी कभी क्या होता है, ये +2 से डिफरेंस मिलता है। इंटरेस्टिंग फीचर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोटिस्ड अमोंग द ग्रुप, कहाँ से कहाँ तक, तो ग्रुप 4 to 6, 4 to 10। ऑल्दो in the p block the lower oxidation state are favored by the heavier member due to inert pair effect। सपोज नाना पाटेकर, असरानी, सब बिहारी, आप सबको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ये +5 और +3 और -3 भी होते हैं। नीचे की ओर जाओगे तो +5 एंड +3 भी मिलेंगे, +5 एंड +3 +3 +3। दोस्तों आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ये हैवी मेंबर्स हो जाएंगे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो लोअर होते हैं। देखा ना यहाँ पे, यस, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें एक इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने वो पी ब्लॉक में पढ़ लिया है। द ऑपोजिट ऑफ इज ट्रू इन द ग्रुप ऑफ डी। दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितना मेंबर हैवी बनेगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। यहाँ पे डी ब्लॉक में इससे उल्टा है, जितना हैवी होगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। जैसे कि
ग्रुप 6 की बात करो तो मोलिब्डेनम +6, वेनेडियम +6 आर फाउंड। यस दोस्तों, ग्रुप 6 के अंदर मोलिब्डेनम एंड वेनेडियम +6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन chromium 6. Thus chromium 6 is form of dichromate। तो दोस्तों मैंने ये क्या बनाया पता है आपको, यहाँ पे ये जो लिखा है it is called a dichromate in acidic medium is the strong oxidizing agent। yes, फ्यूचर में आप पढ़ोगे। whereas MOO3 and WO3 are not। अब MO मोलिब्डेनम में W वो नहीं है लेकिन क्रोमियम है। क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 करता है। यहाँ पे भी देखो तो MO और W सबका +6 है ही, लेकिन क्रोमियम gets in acidic medium is the strong oxidizing agent। but MOO3 and WO3 अब इसके साथ क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम जहाँ पे है, अगर ये आपका क्रोमियम है तो इसके नीचे MO है और उसके नीचे W है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो आगे जा रहे हैं हम। चलो आगे, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड। यस यस यस। अब ये क्या है कि भाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको पता है NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें ये है आपका लिगेंड दोस्तों, आपने पहली बार देखा है। और ये है मेटल। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल, तो इट इज 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स कॉल्ड कार्बोनिल, ये तो न्यूट्रल है तो 0 है। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है, ये Ni है, CO 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 और ये CO, इसने ऐसा शेप तो बना लिया, स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो बॉन्ड बना है आपका वो तो सिग्मा बॉन्ड ही है। वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये। लेकिन ये CO के अंदर अगर आप देखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड O है, तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका कौन जो भी मेटल होता है उसके साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड रहते हैं, देखा ना, सिग्मा बॉन्डिंग के साथ क्या रहता है, पाई कैरेक्टर भी रहता है, तो समझ लो कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होंगे, लो रहते हैं, लो। इसीलिए NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सिमिलरली FeCO5 में भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। ये 8.3 भी देख लेना कि भाई नेम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक ही है +3 और वो है कौन, स्कैंडियम। क्लियर। तो ऐसे ही मुझे लग रहा